वेलकम टू इको सिंप्लीफाइड। ये बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम देखेंगे क्लास 12th के लिए सेशन 2021 का जो फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स थे, कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, तो जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं उनको आज करते हैं और फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको बतानी थी वो ये है कि आज के न्यूज़ में आ चुका है कि सीबीएसई ने अपना शायद 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया है फॉर स्पेसिफिक सेशन ऑफ 2021 ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक हम वेट करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को थरली पढ़ना है, क्या चेंजेस आए हैं, उन सब सारी चीज़ों पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी बात करते हैं कि हम पार्ट ए कर रहे हैं, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं वो हैं आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं सीबीएसई के जो इस साल 2021 में बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं क्लास 12th के लिए, उन सब तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके एंड पे मुझे और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक, अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या दिया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में हम देखें तो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब कल भी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आप देखो अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। मेन सिंपल सी बात है, मोटिव क्या है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। वैसे ही मैनेजमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम आगे 1 बाय 1 कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं किससे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एडवांटेज। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये कहा जा रहा है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सबको क्या करना है, हमको मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूटिलाइज करना है। मतलब कोई भी रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या रॉ मटेरियल हो, वो हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम एडवांटेज हम उससे ड्रॉ कर पाएंगे। इसी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 सब कैटेगरीज आती हैं आपकी, जो कि है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में हम सबसे पहली चीज़ क्या चाहेंगे कि वो मार्केट में थोड़ा सेटअप हो जाए हमारा बिजनेस। ठीक है, सर्वाइवल का मतलब है कि हमने जितनी कॉस्ट लगाई एटलीस्ट उतनी कॉस्ट हमारी वापस आ जाए, हम कहाँ रहें, नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन में रहें। ठीक है, ये स्पेसिफिक चीज़ हम किस में देखते हैं, सर्वाइवल में, कि अगर नुकसान नहीं, अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी ना हो, नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन जब होगी तो हम क्या देखते हैं कि हम सर्वाइव कर गए हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एनवायरमेंट स्कैनिंग, जो कि मैंने आपको कल बताई थी कि मैकडॉनल्ड्स जो कंपनी है वो इंडिया में, जो फूड जायंट है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंडिया के पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करते हैं, साथ में अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। किस लिए हो रहा है ये सब कुछ, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, किस लिए, सर्वाइवल के लिए, ताकि वो इंडिया के मार्केट में एटलीस्ट सर्वाइव कर पाएँ। अब एक बार अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर जाते हो तो दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रॉफिट चाहिए आपको। ठीक है, अभी तक क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में थे, सर्वाइव कर गए, अब धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट की पोजीशन में बढ़ेंगे, कि धीरे धीरे मुनाफा बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, कॉस्ट से ज़्यादा हमारा क्या है, रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। तो जो प्रॉफिट आता है बेसिकली उसी प्रॉफिट का
एक छोटा अमाउंट हम आगे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से रखते हैं और बाकी जो अमाउंट होता है उससे अपने बाकी एक्सपेंसेस को हम बियर करते हैं। अब सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया, अब हमें क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। पहले एक कंपनी थी, अब 2 कंपनी लगाएंगे, पहले 10 एम्प्लॉयज़ थे, अब 50 एम्प्लॉयज़ होंगे, पहले एक ऑफिस था, उसके बाद कई अलग अलग शहरों में ऑफिस होगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, सेल वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें दिखाती हैं ग्रोथ को। ठीक है, तो अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, जिसमें 3 चीज़ें मेन थी, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है? It involves the creation of benefit of economic values of society using environmental friendly method of production, providing basic amenities like schools, बाकी सारी चीज़ें, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब बात देखिए सीधी सीधी यहाँ पे ये कही गई है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब हम उसी सोसाइटी में रहते हुए उसी के रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी आप कह सकते हैं जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसे इन्वामेंटल फ्रेंडली प्रोसेस को अपनाएं, ऐसे इन्वामेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कई सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो नदियों के किनारे बनी होती हैं, रिवर्स के बैंक पे बनी होती हैं या फिर अलग अलग जगह पे बनी होती हैं। उनका जो गंदा पानी होता है, ठीक है, उसको कई कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी, ठीक है, उस पानी को पूरी तरीके से मोल्ड करके उस पानी को साफ करके नदियों में नहीं भेजती हैं। वो उस पानी में केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, उसी पानी को वो सीधा सीधा किस में छोड़ देती हैं? नदियों में छोड़ देती हैं। इससे क्या हो रहा है कि रिवर का जो वाटर है वो भी पोल्यूट हो रहा है, रिवर का वाटर पोल्यूट हो रहा है। अब भैया आपने तो कंपनी खोल ली, आपने पानी गंदा कर दिया, पर बहुत सारे लोग हैं जो उस रिवर वाटर पे क्या हैं? बेस्ड हैं। वो उस गंदे पानी को पिएंगे, उससे बाकी सारे अपने काम करेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये क्या है? अगर हम बिजनेस में हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट कह सकते हो आप, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन्वामेंटल फ्रेंडली जो है प्रोडक्ट्स बनाएं, इन्वामेंटल फ्रेंडली जो है रॉ मटेरियल्स यूज़ करें। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए हम स्कूल बनवा सकते हैं, उनके लिए घर बनवा सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्वार्टर बनवा सकते हैं, बाकी सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देना चाहिए। मतलब हमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना है कि हम एक स्पेसिफिक सेक्शन को, एक स्पेसिफिक जेंडर को ही प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या दोनों में भेदभाव हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कंसर्न्ड विथ सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? फाइनेंशियल नीड बाय गिविंग देम ऑप्टिमम सैलरी एंड पर्क, सोशल नीड सच एज पेयर रिकॉग्निशन, हायर लेवल नीड सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम बात किसकी कर रहे हैं? एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एम्प्लॉयज़ से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उनकी मेहनत से। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ को आप अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे। ठीक है, उनको सैलरी अच्छा दो, उनको पर्क अच्छा दो, उनका रिकग्निशन करो। अगर कोई अच्छा काम वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें रिकग्नाइज किया जाए। इसके लिए कंपनीज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वगैरह जो उनके यहाँ चलता है वो सारी चीज़ें देखती हैं। ठीक है, हायर लेवल नीड जैसे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसी को आप ट्रेनिंग पर्पस पे भेज सकते हो बाहर किसी कंपनी में। अगर कोई एम्प्लॉय है जो अच्छा काम कर रहा है पर उसके पास डिग्री नहीं है तो आप किसी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके उन्हें अपने यहाँ ही MBA वगैरह करवा सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती भी हैं। ठीक है,
रियल लाइफ में। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें क्या देखी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये तीनों हैं क्या, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपने क्या देखा, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर आया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। फाइन, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय chance but by following a deliberate process called management. A business rises to the top because of its quality of management. इस लाइन का मतलब ये है ना कि आप बाई चांस एकदम फेमस नहीं हो जाओगे कि रातों रात आप फेम आपको मिल गया, आपकी कंपनी बहुत अच्छी हो गई, उसमें शेयर्स काफ़ी अच्छे शेयर्स काफ़ी ऊंचाइयों पे चले गए, लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। होता क्या है कि जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट प्रोसेस होगा, जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, उतना ही अच्छा आपकी कंपनी परफॉर्म करेगी। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, उतना अच्छा आपकी कंपनी परफॉर्म करेगी। और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो किस लिए होता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, टारगेट्स जो हम सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, और इस वजह से कंपनी कोई भी टॉप पे पहुंचती है। रातों रात ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाता है कि आपकी कंपनी क्या हो जाए, हायर लेवल पे पहुंच जाए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम देखेंगे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, management creates a dynamic organization, management helps in achieving personal objectives, management help in development of society। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को हम आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। It has goals to achieve like 20% rate of interest, increasing sales by 10%, etc. These are achieved by giving a common direction to individual efforts. यानी क्या किया जा रहा है, एक certain goal set किया जा रहा है। उस goal को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ employees को लगाया जा रहा है, जिनका common काम क्या है, इस specific goal को पूरा करना। जिसका एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था कि अगर Apple जो कंपनी है वो सोचती है कि उसे 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर एट द एंड ऑफ 2021 ऐड करने हैं अपने सर्वर में, तो वो क्या करेगी, उसके जितने भी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, प्लानिंग होगी, वो सारी इस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी कि हम उस स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें। मतलब गोल भी आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ग्रुप गोल्स की तरफ दिखाता है, इंडिविजुअल गोल की तरफ इशारा नहीं करता है। अब ये है क्या, इंडिविजुअल एफर्ट्स लग रहे हैं ग्रुप गोल को पूरा करने में। फाइन, दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर मैनेजमेंट। अब एफिशिएंसी बढ़ाने का क्या मतलब है कि हम कॉस्ट को कम रखेंगे, और कॉस्ट कम रखते हुए हमने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया। कॉस्ट कम रख के प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे, एफिशिएंट था हमारा मैनेजमेंट, जिसने सारी प्लानिंग अच्छे से की, कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ, ताकि जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट के लोग थे, वो अच्छे से अपनी चीज़ें को परफॉर्म कर पाएँ, जिससे हमारी कॉस्ट कम हुई और प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो गई। तो इससे होगा क्या, कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो होगा क्या, प्रॉफिट। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट which is constantly changing. Management helps people adopt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत रैपिडली चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। आज आपकी प्रेफरेंस कोई जैसे आज आपकी प्रेफरेंस मान लो ओप्पो है, ठीक है, पर अभी बाइकॉट चाइना चल रहा है, तो हो सकता है आप ओप्पो छोड़ के नोकिया पे शिफ्ट हो जाओ। तो ये क्या हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट। तो इसके लिए क्या होती है, मैनेजमेंट डायनामिक एनवायरनमेंट बनाती है। डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब कि अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए हम वो चेंज खुद अडॉप्ट कर पाएँ, ताकि हम जो भी मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उससे एज टू एज रह पाएँ, ठीक है, उसको टक्कर दे पाएँ। तो हमें डायनामिक होना पड़ेगा अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। तो अगर आप रिजिड होके रहोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, ना आपकी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे
Management helps in achieving personal objective. Through motivation and leadership, management helps individual to develop team spirit, cooperation and commitment to group success. Through motivation and leadership, management helps इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट. अब यहाँ हो क्या रहा है, कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है मान लीजिए जो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, उससे बात करेगा, मैनेजमेंट उससे बात करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, ठीक है. लीडरशिप स्किल्स जो मैनेजमेंट में होती हैं उनको इस तरीके से मोल्ड करना, इस तरीके से मोटिवेट करना कि उसका जो भी कमिटमेंट है कंपनी की तरफ, ठीक है, वो उसे पूरा कर पाए. इससे होगा क्या, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगी और फिर हमें प्रॉफिट होगा. और जब प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पीछे आपने पढ़ा कि पेयर रिकॉग्निशन वगैरह देना होता है, तो जिस भी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है आप उसे क्या करोगे, रिवार्ड वगैरह दोगे. तो ये क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट हर एक इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प करता है. फाइन. इसके बाद है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कर क्या रहा है, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है, यानी हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारा जो मार्केट है, उसमें हम जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कंज्यूमर बार बार आएगा, अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो कंज्यूमर को आप किसी भी तरीके के एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे के बुला नहीं सकते. दूसरा क्या है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप कोई कंपनी सेटअप करते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हो. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो मतलब क्या हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है. अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, अब यानी नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आपको अपने प्रोडक्शन टेक्निक्स में अगर लगता है कि वो टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल होगी तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो. इससे भी हमारी सोसाइटी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो ये रही थी बात इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की. अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे. तो जब कभी भी हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो 3 चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. तो इन्हीं 3 पॉइंट्स पे हम भी मैनेजमेंट को देखेंगे कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है. उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं. ठीक है, at the earliest, management practice that grew out of experience of governmental and commercial activities. The study of management has evolved over a period of time along with a modern organization based on the experience and practice of managers and a set of theoretical relationships. Some authors describe management as a science because they are well tested and experimented principle of management, as an art because more practice is needed in management. Some say it is going to be a profession. ठीक है, यानी यहाँ हम ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है ना वो प्रैक्टिस से आया है. ठीक है, बहुत सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रहे हैं, मैनेजर्स रहे हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को अपनी कंपनियों में ट्राई किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है. ठीक है, अलग अलग चीज़ों को अपनी अपनी कंपनियों में ट्राई किया है. जो चीज़ें बेनिफिशियल होती गई लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में, उनको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना दिया गया है. ठीक है, यानी यहाँ भी ये बोला जा रहा है कि ये क्या है, प्रैक्टिस से इवॉल्व हुआ है, बना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. और ये इवॉल्व होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे नीड चेंज होगी, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर्स का, जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना दिए, अब उसी के अकॉर्डिंग सब काम करते हैं. अब नीचे वाले पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि कई ऑथर्स बोलते हैं कि ये आर्ट है, कई बोलते हैं साइंस है, कई बोलते हैं प्रोफेशन है. तो आगे हम कंपेयर करके खुद ही देख लेते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है. अब आती है बात मैनेजमेंट एज अ साइंस. साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज. साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. साइंस में जो चीज़ एक जगह होती है वही चीज़ दूसरी जगह होती है. अगर पेड़ से सेब नीचे गिरता है तो वो ग्रेविटी है. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंडिया में सेब पेड़ से नीचे गिरेगा तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी. ग्रेविटी अगर एक जगह है साइंस में तो ग्रेविटी हर जगह है. जैसे न्यूटन के लॉज एक जगह अप्लाई होते हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं. ठीक है, पर मैनेजमेंट के साथ एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है.
तो अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में सीरियल नंबर है, फीचर्स ऑफ साइंस है और मैनेजमेंट फुलफिल्स दिस क्राइटेरिया येस और नो, यानी मैनेजमेंट जो है वो साइंस के इस फीचर को फुलफिल करता है या नहीं करता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे क्या हुआ है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो हाँ मैनेजमेंट में भी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद निकला है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, तो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस, यानी प्रिंसिपल जो साइंस के हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। तो हाँ जी, मैनेजमेंट भी इस क्राइटेरिया को पूरा करता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी किस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, फीचर ऑफ साइंस है, जो मैंने अभी ग्रेविटी का एग्जाम्पल बताया आपको, लेकिन मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल दिस क्राइटेरिया। मैनेजमेंट में कोई भी यूनिवर्सल वैलिडेशन नहीं होता है किसी भी प्रिंसिपल का। एक जगह अगर कोई एक प्रिंसिपल काम कर रहा है तो वही प्रिंसिपल दूसरी सिचुएशन में दूसरी जगह क्या होगा, काम नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा क्यों होगा आप ये पूछोगे, तो मैं ये बता दूं कि मैनेजमेंट में ना हम बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए काम करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर मतलब इंसान का नेचर। आज आपका मूड बहुत अच्छा है तो हो सकता है आप सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करोगे, कल आपका मूड बहुत ख़राब होगा तो आप उसी पर्सन से कल खराब तरीके से भी बात कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, गुस्सा आ सकता है। मतलब क्या होता है, स्विंग्स होते हैं, आप तुरंत आपका मूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ से डील करता है। तो हो सकता है एम्प्लॉयज़, किसी एक एम्प्लॉय का बिहेवियर दूसरी तरह हो, किसी दूसरे एम्प्लॉय का बिहेवियर दूसरी तरह हो। एक ही सिचुएशन में अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। कोई बात मुझे एकदम नॉर्मल लग सकती है पर किसी बात पे आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज नाइदर एज प्रिसाइज नॉर एज कॉम्प्रिहेंसिव एज प्योर साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, साइंस तो है पर इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्टली साइंस है हम ये नहीं बोल सकते। ठीक है, प्रिसाइज है, उसमें नॉलेज होती है, पर प्योर साइंस नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट साइंस से थोड़ा बहुत मैच करता है पर प्योर साइंस नहीं है। अब आता है आपका मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट is a skillful personal application of existing knowledge to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experiences. Example, a goldsmith shaping gold into ornaments. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आर्ट जो है वो स्किलफुल होता है, पर्सनल एप्लीकेशन होता है, आप उसको बार बार चीज़ों को करके सीखते हो। ठीक है, तब आप कहीं डिजायर्ड एंड रिजल्ट तक पहुँचते हो। ये बेस्ड किस पे होता है, स्टडी पे, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है, फिर वो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है चलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट भी कुछ इसी तरह है। जो जैसे आप मान लो आप MBA की पढ़ाई करते हो, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि मैनेजमेंट में कैसे काम होता है, कैसे आपको डील करना है, वो सारी चीज़ें। बट स्टिल रियल लाइफ में जब आप उन चीज़ों को अप्लाई करोगे ना तो काफ़ी कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से सीखने को मिलेगा। सेम वैसे ही क्या है, आर्ट है, और आर्ट जैसा ही क्या है, मैनेजमेंट है। अब हम फीचर्स से जैसे हमने साइंस में कंपेयर करके देखा था वैसे ही हम कंपेयर करके देखेंगे कहाँ, आर्ट में। तो यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, सीरियल नंबर, फीचर ऑफ आर्ट और मैनेजमेंट फुलफिल्स दिस क्राइटेरिया येस और नो। फीचर ऑफ आर्ट में क्या है, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो हाँ भैया, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, तो येस पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, हर पर्सन अपने हिसाब से अप्लाई कर सकता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, तो येस इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। क्रिएटिविटी होती है, तो हाँ जी मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी उतनी ही होती है जितनी कि आर्ट में होती है। कंक्लूजन की बात करें, ऑन कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट विथ मैनेजमेंट वी फाइंड दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट are present in management, hence we call management as an art getting things done through people। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है
कि सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं, जो फीचर्स आर्ट के हैं वही फीचर्स मैनेजमेंट के हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है, आर्ट है। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट एक कला है जिससे आप क्या करते हो, लोगों से काम करवाते हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, प्योर साइंस नहीं है, पर हाँ आर्ट ज़रूर है। तो अब बचा क्या हमारे पास, प्रोफेशन। प्रोफेशन को हम देखेंगे, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन होता क्या है। इट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड टू विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन क्या है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और इसमें एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसमें एंट्री करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आप वो नहीं करते हो तो आप उस स्पेसिफिक फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ प्रोफेशन जो है वो मैनेजमेंट फुलफिल करता है इन क्राइटेरियाज को या नहीं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में है, मैनेजमेंट में क्या है, हाँ जी, ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, मैनेजमेंट के कोई भी एसोसिएशन या ग्रुप वगैरह नहीं होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो येस और नो दोनों हो सकता है, कहीं जगह पे फॉलो किया जाता है, कहीं जगह पे नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। सर्विस मोटिव होता है प्रोफेशन का, और मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव नहीं होता है। यहाँ पे मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंस से तो फिर भी कुछ क्राइटेरियाज मैच कर रहे थे, पर प्रोफेशन से तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक लीगल एंड अकाउंटिंग और मेडिकल बिकॉज इट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। यानी मैनेजमेंट जो है वो लीगल, अकाउंटिंग या मेडिकल की तरह फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इनके क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है। फाइन, अब आई होप इस टेबल से आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इस सीरीज़ में, उसमें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन को काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का मेन एसेंस है। ठीक है, जो मेन पॉइंट होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उसका एसेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो उस कोऑर्डिनेशन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। अभी के लिए यहीं इस क्लास को ख़त्म करते हैं, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आया है, तो मैं एक अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगी कि कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं, नहीं करने हैं, कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें। So much love, stay tuned for upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment. Take care, stay at home. Thank you. Have a nice day.